नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस समय वह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या, जिसे इंग्लिश में प्रीम्बल कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों ने 4 कक्षाएं समाप्त कर चुके हैं। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत ये 5वीं क्लास होगी। दोस्तों, आइए हम इस 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने स्वतंत्रता के बारे में बात की थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख है। उसके बाद उसका जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है वह है समानता, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि समानता के बारे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, आपको पहली चीज़ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है वह है इक्वालिटी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 तरह की समानताओं के बारे में बात किया गया है। कौन कौन सी? पहली समानता है दोस्तों प्रतिष्ठा, और दूसरी समानता है अवसर। यदि प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समानताओं के बारे में उल्लेख है, तो आप याद रखिएगा 2 समानताओं के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें ये बताती है कि लोग अपनी प्रतिष्ठा के साथ रह सकते हैं, सभी व्यक्ति समान हैं। दूसरी बात आती है समानता की, अवसर की समानता की। तो अवसर की समानता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सरकारी नौकरी में या सरकार द्वारा प्रदान किया गया अवसर सबके लिए समान होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि एग्जाम्पल स्वरूप हम देखते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 16 को, जिसमें लिखा है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, उसमें ऐसा उल्लेख किया गया। दोस्तों, तो उसी अवसर की बात हो रही है। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि किसी प्रकार का अवसर जो दिया जाएगा सरकार के द्वारा दोस्तों, वह सभी लोगों के ऊपर समान रूप से लागू होगा, किसी वर्ग विशेष या जात विशेष को नहीं दिया जाएगा। आरक्षण वाली बात एक अलग बात है, क्योंकि समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण दिया जाता है। जो लोग पहले समाज में जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये अवसर दिया जाता है। कौन सा? आरक्षण वाला। तो आरक्षण का अवसर इसीलिए दिया जाता है ताकि समाज में समानता स्थापित किया जा सके। चलिए, आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला शब्द जो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है दोस्तों भाईचारा। बंधुत्व और भाईचारा जो शब्द आया है, इससे एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द का उल्लेख है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व। ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस फ्रांस की क्रांति का आधार ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। दोस्तों, तो हम लोग ऐसा भाईचारा या बंधुत्व को बढ़ाएंगे जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी तथा व्यक्ति की गरिमा भी सुनिश्चित रहेगी। तो दोस्तों, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब आप समझिए एकता और अखंडता दोनों में क्या अंतर है। एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, ये 2 शब्दों का उल्लेख है। तो दोनों शब्दों में दिखने में तो दोनों समान लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। दोस्तों, आपको बता दें, समान चीज़ों के मध्य एक जुड़ाव का भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? एकता।
और जो असमान चीज़ों के बीच एक भाव होता है उसे क्या कहते हैं? अखंडता। जो एकता होती है, जो समान चीज़ों के मध्य एक जुड़ाव होता है, वह जियोग्राफिकल होती है एक तरह से। और जो अखंडता होती है दोस्तों, ये साइकोलॉजिकल होती है, मतलब मानसिक रूप से लोग अखंड हैं, एक जुड़े हुए हैं। जैसे राष्ट्र क्या है? एक साइकोलॉजिकल बात है दोस्तों। जैसे राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र में निवास करने वाले लोग क्या होते हैं? मानसिक रूप से एक अपनत्व की भावना उनके अंदर होती है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि एकता और अखंडता में एक बड़ा अंतर है। एकता जो है, समान चीज़ों के मध्य जब एक जुड़ाव होता है तो उसे एकता कहते हैं। जब असमान चीज़ों के बीच, जैसे हमारे देश में बहुत से जाति के लोग, बहुत से धर्म के लोग, बहुत से समुदाय के लोग हैं, सभी लोग अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति के हैं, इन सब चीज़ों के बीच क्या है? असमान है। लेकिन फिर भी देश की जहाँ प्रतिष्ठा और अखंडता की बात आती है, जहाँ देश की रक्षा की बात आती है, देश की एकता की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। हम लोग के अंदर एकता का भाव होता है। ऐसी एकता को हम लोग क्या कहते हैं? अखंडता कहते हैं। असमान होते हुए भी एक होना अखंडता है, और समान चीज़ों के मध्य एक होना एकता है। ये शायद आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता दोनों शब्दों का उल्लेख स्पष्ट रूप से है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शब्द और है, न्याय। न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दोस्तों आपको बता दें कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इससे एक प्रश्न बनता है कि ये तीनों शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको बता दें, ये तीनों शब्द जो लिए गए हैं वो यूएसएसआर से तात्पर्य है सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। तो एकता, अखंडता के बाद एक ये प्रश्न बन सकता है आपके पास कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, वह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। इस चीज़ को आप लोग स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। उसके बाद फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भाईचारा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ये सब प्रस्तावना के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, वह है प्रस्तावना क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इसे लागू नहीं करता, या न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत बार प्रश्न बना है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो हम लोगों को याद रखना आवश्यक है, जो एग्जाम में पूछता है। जैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? क्या दोस्तों? संविधान का परिचय पत्र किसे? प्रस्तावना को किसने कहा? किसी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। संविधान का परिचय पत्र क्या है? प्रस्तावना है। ऐसा किसने कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ऐसा दोस्तों बता दें, एक विद्वान थे जिनका नाम था N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने कहा था। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि संविधान क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक परिचय पत्र की तरह है, संविधान का परिचय पत्र है। आगे देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण कथन है, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि संविधान की कुंजी या नोट किसने कहा है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या कुंजी नोट किसने कहा है?
कुंजी नोट प्रस्तावना को किसने कहा है? तो दोस्तों आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा सर अर्नेस्ट बार्कर ने दिया है। सर अर्नेस्ट बार्कर ने दिया है। ये कथन आप लोग याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न है। वह प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। हम लोग तो जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर अखंडता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। तो क्या इसके बाद कभी संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? तो बता दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अपने नोट्स पर, अपने रफ पर नोट करते जाइए सब चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है, वह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए आइए अब हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्यतः 4 तत्व हैं। प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कितने? 4 मूल तत्व हैं। किसके मूल तत्व? प्रस्तावना के। कौन कौन से? संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान के अधिकार का स्रोत। दूसरी वह भारत की प्रकृति। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। चौथा है संविधान लागू होने की तिथि। यही जो मूल तत्व हैं जो हमारी संविधान की प्रस्तावना में हैं, और यही चीज़ हमें प्रश्न यह है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन जो हुआ है, आप सभी को याद होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द उसमें जोड़े गए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि भारतीय प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, वह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो दोस्तों कभी कभी आपको कन्फ्यूजन में डालने के लिए प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक बार। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के तत्व, अगली जो पॉइंट है प्रस्तावना से संबंधित, प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व आपको बता दें, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। कितने? 4 मूल तत्व हैं। ये मूल तत्व 4 कौन कौन से हैं? आइए हम उनको देखते हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान के अधिकार का स्रोत। सभी बातें आप अपने नोट्स पर लिखते जाइएगा, और मैं इतने आराम से बता रहा हूं कि आप अपने नोट्स पे आराम से लिख सकते हैं। संविधान के अधिकार का स्रोत, ये है पहला तत्व। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दोस्तों भारत के लोग ही, भारतीय जनता ही क्या है? संप्रभु है। वहीं से संविधान की प्रस्तावना शक्ति को अधिग्रहित करती है, मतलब ग्रहण करती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये पहली बात है कि प्रस्तावना के अधिकार का स्रोत कहाँ क्या है? भारत की जनता है। दूसरा जो है वह क्या है? दूसरी बात है भारत की प्रकृति।
भारत की प्रकृति मतलब भारत की प्रकृति क्या है? राइटिंग दोस्तों आपको बता दें कि डिस्प्ले पे लिखने से फिसलता है, इसकी वजह से राइटिंग बहुत अच्छी नहीं हो पाती, लेकिन आप अपने नोट्स पे जब लिखिएगा तो पूरी तरह से स्पष्ट और सुंदर लेख में लिखिएगा। आइए अब समझते हैं भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति क्या है? भारतीय प्रस्तावना भारत की प्रकृति के संदर्भ में क्या कहती है? भारतीय प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। दोस्तों, जैसा कि इन सभी शब्दों के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा ऊपर इसकी पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। क्या भारत एक संप्रभु देश है? मतलब इसके ऊपर बाह्य या आंतरिक कोई अन्य संस्था या अन्य किसी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जैसा कि इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म, इसके लिए सभी धर्म समान हैं, जैसा कि मैं बताया था। इसका कोई राजधर्म नहीं है, सभी धर्म इसके राजधर्म है, या किसका कोई राजधर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, इसे भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद लोकतांत्रिक देश, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग जानते हैं, इसलिए हमें मताधिकार प्राप्त है, हमारे अधिकार प्राप्त है, हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद गणतांत्रिक, हमारे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, गणतांत्रिक देश है, राज्य व्यवस्था वाला देश है। तो ये थी भारत की प्रकृति। अगला जो तत्व है तीसरा, संविधान के उद्देश्य। क्या है? संविधान के उद्देश्य। संविधान के क्या उद्देश्य हैं? संविधान अपने उद्देश्यों के माध्यम से क्या स्थापित करना चाहती है, इन सब बारे में संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। ये संविधान की प्रस्तावना का तीसरा तत्व है। क्या कहता है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। आपको बता दें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या स्थापित करना चाहती है, क्या इसके उद्देश्य हैं। भारतीय संविधान बनने का कारण क्या है कि इससे क्या प्राप्त होगा भारतीयों को? इससे भारतीयों को न्याय प्राप्त होगा, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, समानता प्राप्त होगी, और सभी लोगों के अंदर भाईचारे या बंधुत्व की भावना होगी। यही स्थापित करना चाहती है भारत की प्रस्तावना दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा जो संविधान की प्रस्तावना का मूल तत्व है वह है संविधान लागू होने की तिथि। इसमें संविधान लागू होने की तिथि के बारे में विधिवत उल्लेख है। प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि भारतीय प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2026 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जैसा कि भारतीय प्रस्तावना में ये शब्द उल्लेखित है और ये तिथि भी उल्लेखित है। 26 नवंबर 1949 ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है और इसका प्रस्तावना में उल्लेख इसलिए कहा गया है क्योंकि 26 जनवरी 1949 को ही भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूरी तरह से बनाकर तैयार किया था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने भारतीय प्रस्तावना के अंदर जो शब्द उल्लेखित हैं उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था कि भारत की मसौदा या प्रारूप को भारतीय संविधान सभा के समक्ष रखा, और उसी दिन अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उनके इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया। उसी दिन से भारतीय संविधान क्या हो गया? अधिनियम के रूप में सामने उभर कर आया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि इसके 4 मूल तत्व हैं। चौथा क्या है? संविधान लागू होने की तिथि, और आप जानते हैं कि उसी दिन आंशिक रूप से 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। इस चीज़ को आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये थे मूल तत्व, इसके बारे में शायद आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, इन दोनों में बहुत फ़र्क है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि भारत कैसा देश है? एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद में दोनों में अंतर होता है। और साम्यवादी समाजवाद को क्या कहते हैं? राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारत लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद? लोकतांत्रिक समाजवाद। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है।
कैसी अर्थव्यवस्था में? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जैसा कि भारत में है। और जो साम्यवादी समाजवाद है, राज्याश्रित समाजवाद है, उसमें क्या है? इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है। ये क्या है? राज्याश्रित समाजवाद या साम्यवादी समाजवाद। लेकिन आप लोग को याद रखना है कि भारत की प्रस्तावना में जो समाजवाद का उल्लेख किया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में कहता है। चलिए, प्रस्तावना न तो विधायिका को शक्ति का स्रोत है और न ही तो विधायिका की शक्ति को कम करता है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति को कम करता है, अर्थात प्रतिबंधित करता है, प्रतिबंधित भी नहीं करता। प्रस्तावना क्या है? जनता की शक्ति का स्रोत है, जनता से ये शक्ति ग्रहण करती है। आप लोग जानते हैं कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यह गैर न्यायिक है। क्या है? न्यायालय द्वारा गैर न्यायिक है प्रस्तावना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आप उन सब चीज़ों को लिखते जाएं, क्योंकि ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी चीज़ें यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। बातों को सुनिए और उन सब चीज़ों को लिखिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह प्रस्तावना में उल्लेखित है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। इसी दिन भारत का एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। हालांकि उनका चुनाव 24 जनवरी 1950 को 2 दिन पहले हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यभार कब संभाला था? 26 जनवरी को। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बात और